Well, guys, so far we looked at the tripartite struggle for over Kannauj in the earlier medieval period. फिर हम लोगों ने जो है टर्किश इन्वेजन भी देखा है इंडिया में. अब हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं चोलाज के ऊपर में, बिकॉज रिमेंबर लाइक चोलाज हैड अ लेट एंट्री, नॉट लेट एंट्री एक्चुअली 850 में जो है उनका इमरजेंस हो चुका था, लेकिन उनका जो बेस्ट फेज बोलोगे वो जो है ऐसे तो कि 985 से 1044 इसके बीच में जो है उनका सबसे ग्लोरियस फेज आता है. मतलब कि ये जो 950 हो गया, ओके, तो ये वाला जो पीरियड होगा 985 से 1044 का पीरियड, ये जो है चोलाज का पीरियड कह सकते हो. ये चोलाज का सबसे ग्लोरियस पीरियड होगा. ठीक है, तो इस पीरियड में जो है चोलाज बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करती है. तो ये जो है बेसिकली चोला डायनेस्टी जो है कह सकते हो कि साउथ, ये इसका मेनली जो है रूल जो था वो तमिलनाडु और पार्ट ऑफ कर्नाटका पे था. इसका कैपिटल जो है वो तंजौर था. ठीक है ना. और चोला जो थे वो थोड़े समय के लिए डिसअपियर हुए थे, लेकिन 850 में जो है दोबारा जो है विजयालया जो था उसने तंजौर पे कब्जा किया और इसको अपनी राजधानी बना लिया था. फिर उनका कह सकते हो कि पुनर्उदय हुआ था. लेकिन इसका हाईएस्ट पीरियड जो आता है वो राजराज फर्स्ट और उसके सन राजेंद्र द फर्स्ट, इनके पीरियड में आता है. इस पीरियड में उन्होंने जो है अपने किंगडम को साउथ इंडिया के बियॉन्ड श्रीलंका तक फैलाया, जावा और सुमात्रा तक फैलाया. राजराज वन जो था उसके मिलिट्री एबिलिटी कह सकते हो, उसका मिलिट्री स्किल बोलो, उसका पावर बोलो, तो उसने जो है चेराज को हराया था और मदुरई का एरिया उसे छीन लिया था. ठीक है ना, इधर वाला सब एरिया होगा उसका, ये इस साइड का. ठीक है ना, मदुरई सब का एरिया जो है वो छीन लिया था उससे. इसके अलावा जो है श्रीलंका पर भी कब्जा किया और उसके जो है नॉर्दर्न पार्ट पे कब्जा कर लिया उसने. ठीक है, इसका नाम जो है वो अब चोला प्रोविंस हो गया. इसका नाम रखा गया मुमाद्दी. उसके बाद जो है मुमाद्दी चोला मंडलम. फिर उसके बाद जो है राजराज द फर्स्ट जो है उसने मोटा मोटी जो ईस्टर्न चालुक्याज जो थे, ठीक है, उसके ऊपर जो है उसने जो है अटैक किया, उनको मोटा मोटी खत्म कर दिया. उसी समय में उसने जो है तंजावुर में जो है एक सुंदर सा शिव का मंदिर भी बनवाया था. ओके, राजराज द फर्स्ट के एक्सप्लॉइट्स जो हैं, जो उसके बहादुरी के कारनामे हैं, वो उस शिव मंदिर के वॉल पर जो है इनग्रेव्ड है, वहां पर वो जो है उकेरे हुए हैं. उसका बेटा जो था राजेंद्र द फर्स्ट, उसने जो है फिर अपने मिलिट्री वैलर और एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट का, जो उसका मिलिट्री पावर था, बहादुरी थी उसकी, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट था, उस सब वजह से उसने जो है चोला एम्पायर को और हाइट पर पहुंचाया. उसको जो है उसने जो है पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया. उसके बाद जो है उसने केरला के ऊपर जो है चोलाज के सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की. पांडियन जो किंगडम था उसके ऊपर जो है उसने अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया. उसके बाद जो है आर्मी जो है सीधे बढ़ती हुई रिवर गंगा की तरफ चली गई, और जो पालाज वगैरह का जो ये वाला एरिया था पालाज किंगडम के अंदर में, इस सब पर भी जाके उसने जो है अपना जो है दावा ठोका इनफैक्ट. और ना सिर्फ दावा ठोका बल्कि वहां तक वो पहुंच गया. ओके, महिपाला जो है उसके समय में ही जो है उसने उनके ऊपर जो है महिपाल के टाइम में ही जो है उसने पाल किंगडम के एरियाज में भी जो है धावा बोल दिया, उन पर कब्जा किया उसने काफ़ी कुछ. उसने जो है अपने आप को टाइटल दिया था गंगईकोंडा का, और उसने नई राजधानी स्थापित की थी गंगईकोंडा चोलापुरम, जो कि मॉडर्न टाइम में जो है तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सिचुएटेड है गंगाकुंडपुरम. चोला मोनार्क्स का अचीवमेंट जो था, लेकिन वो सिर्फ जमीन तक नहीं था. दे हैड अ वेरी पावरफुल नेवल फ्लीट. उनकी जो नेवी थी वो भी काफ़ी पावरफुल थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है नॉट ऐसा कहा जाता है, उसने जो है अपने एक्सपेडिशंस जो थे, एक्सपेडिशन का मतलब हो गया अपने फोर्सेज को उसने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को या ग्रुप को जो है उसने जो है जावा और सुमात्रा तक भेजा था. और ऐसा माना जाता है कि उसने शायद अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसा किया हो, बट इट बेसिकली शोज लाइक हाउ पावरफुल द चोलाज हैड बिकम, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली ऑन द लैंड बट ऑल्सो इन वाटर थ्रू लाइक देयर नेवल फ्लीट एंड एवरीथिंग. अब दोबारा जो है हम अब देखते हैं कि पालाज जो थे, अभी चोलाज जो थे,
उनका सिर्फ उनकी खासियत जो है वो सिर्फ लेकिन कब्जा करने तक सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने साउथ इंडिया से होते हुए जो है ईस्टर्न इंडिया के हिस्से पर भी जो है सिर्फ कब्जा किया था। दे वर रियली एक्सेलेंट विद लाइक देयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स एज वेल। और अगर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखो तो सबसे टॉप पर तो किंग था, किंग के नीचे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे जो है फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते थे। और राजा जो था वो किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थे ये काफ़ी क्लोजली वर्क करते थे। इनके बीच में कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस और रिपोर्टिंग वगैरह का जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम रहा होगा। राजा मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और राजा वगैरह जो थे ये अक्सर जो है टूर वगैरह भी किया, राजा जो है वो अक्सर बाहर भी निकलते थे देखने के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थे और इन सब के सहयोग से जो है काफ़ी मस्त एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनको नॉर्मली जो है लैंड असाइनमेंट के थ्रू जो है पेमेंट किया जाता था, ठीक है। उनको जो है लैंड असाइन कर दिया जाएगा, उनको जो है ज़मीन दे दी जाएगी, चलिए आप इस पे जो है खेती करिए, खुश रहिए, आपकी आमदनी आपके पास है, खेती करिए नहीं टैक्स वसूलिए उस ज़मीन से। इस समय में जो हायर ऑफिशियल्स थे उनको जो है पेनुंदरम का टाइटल दिया जाता था, ठीक है ना। ये पेनुंदरम की टाइटल जो थी ये हायर ऑफिशियल्स के लिए हुआ करती थी, और दूसरी तरफ जो लोअर ऑफिशियल्स होते थे उनको जो है सिरुतरम की जो है टाइटल दी जाती थी वहां पर। चोलाज जो थे उन्होंने रोड्स वगैरह भी काफ़ी बनवाया, जिसके फलस्वरूप जो है ट्रेड, कॉमर्स व्यापार, ठीक है ना, वाणिज्य और संचार, लोगों का मूवमेंट, चीज़ों का मूवमेंट, ये सब काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ। अब आगे बात करते हैं कि जब तुम कहीं पर भी मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो साथ ही साथ जो है रेवेन्यू जनरेशन भी आएगा, वहाँ की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका चलना भी आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चोलाज के रेवेन्यू का सिस्टम कैसा था? रेवेन्यू का मतलब आप जानते हैं राजस्व, ओके। तो रेवेन्यू सिस्टम क्या था चोलाज का? इफ यू जस्ट लाइक फोकस ऑन दैट सेक्शन ऑफ योर बुक, एक्चुअली यू कैन रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड इट। तो मेनली जो है जमीन से ही जो है रेवेन्यू आता था, और ये जो है काइंड में या कैश में या दोनों तौर पर लिया जाता था विलेज असेंबलीज के द्वारा। तो कैश और काइंड का मतलब क्या हुआ? ऐसे मान लीजिए कि आपने खेत में जो है गेहूं उपजाया है, चावल उपजाया है अगर, ठीक है, तो उसका जितना परसेंट अगर मान लो कि राजा का टैक्स होगा उतना परसेंट वजन के हिसाब से या तो आपसे चावल ले लिया जाएगा, या फिर उस समय में जो उसका मूल्य होगा, अगर आप वो मूल्य देना चाहते हैं तो वो मूल्य आपसे ले लिया जाएगा। तो इस टाइप इसे यही हो गया आपका कैश और काइंड, ठीक है ना। तो या तो मान लो कि पैसा ले लिया जाएगा या आपसे चावल ले लिया जाएगा, या फिर हो सकता है दोनों मिला के आप पे कर दो, जैसे भी पे करो। वसूलने के लिए जो है विलेज असेंबलीज हुआ करती थी। लैंड जो था वो इंडिविजुअल लेवल पर भी लोग मालिक हो सकते थे लैंड के, या फिर कम्युनिटीज के लेवल पर भी लैंड की ओनरशिप हो सकती थी। मतलब कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला है और उसका पूरा का पूरा जो है एक फार्मिंग एरिया हो जाएगा। एस्टेट का शेयर जो था वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस था, ओके। पूरा लैंड सर्वे करवाने के बाद राजराज 1 के टाइम में फिक्स किया गया था कि स्टेट का रेवेन्यू जो होगा किसी भी लैंड के उपज का 1/3 हो जाएगा। तो मतलब कि किसी किसान की अगर पूरी की पूरी उपज जो है वो अगर मान लो कि 3 क्विंटल होती है तो उसमें से जो है राजा के हिस्से में कितना जाएगा? 1 क्विंटल चला जाएगा, 1/3 चला जाएगा। जो लैंड का जो क्लासिफिकेशन था और उसके आधार पर रेवेन्यू कितना आना चाहिए, इसके लिए जो है वहां पर टाइम टू टाइम जो है सर्वे करवाए जाते थे, ओके। बाकी जो इनकम के सोर्सेज थे गवर्नमेंट के वो थे कस्टम्स, टोल और अलग अलग टाइप के जो है प्रोफेशंस पर जो टैक्सेस होते हैं, खनन पर, जंगल पर, ओके, इन सब पर जो टैक्सेस लगते थे इनके थ्रू भी जो है राजा जो है वो कमाता था। कस्टम मतलब समझे कि नहीं, वो समुद्र वगैरह के रास्ते से या फिर बेसिकली सड़क के रास्ते से ही दूसरे राज्यों, दूसरे देशों के साथ जो होता होगा व्यापार, उस पर जो टैक्स लगाया जाता था। अब चूंकि हम लोगों ने देखा है कि रेवेन्यू का मेन जरिया जो था वो लैंड था, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो है लैंड के उपज को बढ़ाने के लिए भी उसने काम किया था, ठीक है ना। तो रेवेन्यू बूस्टिंग के एक तरीके में क्या था कि इन लोगों ने जो है इरिगेशन का सिस्टम काफी अच्छा बनाया था, या ये कह सकते हो कि इन्होंने इरिगेशन पर भी जो है फोकस किया था। इरिगेशन का मतलब तो आपको पता है, अरे भाई हमारे यहाँ जो सिंचाई कहते हैं, पटौनी कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी के लिए उन्होंने जो है इरिगेशन के सिस्टम पर काम किया, गवर्नमेंट के द्वारा भी और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। विलेज लेवल पर जो है असेंबलीज बनाई गई थी, ठीक है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि टैंक जो होगा, जो तालाब टाइप का वहाँ बना रहेगा, ठीक है ना, उसको बढ़िया कंडीशन में रखना है। और इसके अलावा जो है जो फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स वगैरह जो है उनको भी जो है कल्टिवेबल लैंड में जो है रिक्लेम करना,
कन्वर्ट करना, ये भी जो है विलेज असेंबलीज की जिम्मेदारी थी। चोलाज जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया था कैनाल्स बनवाने पर, नहर बनवाने पर, तालाब बनवाने पर, डैम बनवाने पर, कुएं खुदवाने पर। राजेंद्र फर्स्ट जो है उसने जो है अपने नए कैपिटल के बगल में एक कृत्रिम झील बनवाई थी, ठीक है, जिसका गंगाईकोंडा चोलापुरम जो था उसका राजधानी, वहां पर उसने कृत्रिम झील तक बनवाई थी। तो इस तरीके से देखो चोलाज ने जो है इरिगेशन सिस्टम पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। जस्ट क्विकली रिकैप दिस सेक्शन, उन्होंने जो है इरिगेशन सिस्टम को इसलिए बूस्ट किया ताकि जो है लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इस पर गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने ध्यान दिया, राइट। विलेज लेवल पर असेंबलीज होती थी, जिन असेंबलीज का काम क्या होता था कि जो लोकल टैंक है उसकी व्यवस्था, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, और साथ ही साथ चाहे फॉरेस्ट हो या वेस्टलैंड हो, उसके लैंड को जो है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, खेती के पर्पसेस के लिए रिक्लेम करना, ये उनका काम हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से जो है कैनल्स यानी कि नहर के सिस्टम पर, टैंक के सिस्टम पर, डैम और कुएं, इन सबको काफी ज्यादा बनवाया गया। तो ये सब इनका इरिगेशन का पॉलिसी था। अब आगे आते हैं इनकी क्विकली इनके आर्मी। आई मीन ठीक है भाई, आपने अंदर में जो है खेती पर भी काफी काम कर लिया है, आपने जो है अपने यहाँ कैनल्स, डैम्स, ये सब चीजें भी बनवाई हैं। अब आगे जो है आपको जो है अपने डिफेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, राइट। तो खैर इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ओके, वेल होप यू अंडरस्टूड इट ऑल, हैव फन, बाय बाय।